భారత్ తనను తాను కాపాడుకోవడానికి ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టిందన్నారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. ఆపరేషన్ లో పాల్గొన్న భారత్ బలగాలను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు ఆయన. ఇండియన్ ఆర్మీ అత్యంత తెగువ చూపిందన్నారు. పాక్ ఉగ్ర స్థావరాలపై అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో దాడులు చేశామన్నారు. పాక్లోని 9 ఉగ్ర స్థావరాలపై అటాక్ చేశామని, ఈ దాడుల్లో సుమారు 100 మంది ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఆపరేషన్లో సామాన్య పౌరులకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్త పడినట్లు చెప్పారు రాజ్నాథ్ సింగ్. हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। आप सब तो जानते ही हैं कि देश में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक इंडिजिनस सिस्टम रहा है और इन फैक्ट्रीज ने एक समय पर बेहतरीन काम किया और देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई भी है। इनके अलावा हमारे पास डिफेंस पीएसयूज का भी एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही है। हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर समान रूप से बल दिया है। इसी दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसे हमने इंश्योर किया ताकि कम समय में ही डिफेंस प्रोडक्शन में व्यापक सुधार हो सके। यहां मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे लिए कोई बहुत सरल प्रक्रिया नहीं थी। इसमें अनेक जटिल प्रश्न थे और चैलेंजेज भी थे, परंतु हमने इसे इसलिए लागू किया क्योंकि यह एक अर्जेंट रिफॉर्म था। अब प्रश्न उठता है कि यह अर्जेंट क्यों था। इसका एक बड़ा कारण था क्वालिटी। आप सभी स्पेशलिस्ट के समक्ष मैं यह कह सकता हूं कि हमने क्वालिटी को अपना प्रायोरिटी रिफॉर्म एजेंडा बनाया है। हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट को ही टारगेट करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया। तब से लेकर आज तक डिफेंस पीएसयूज ने लगातार सुधार किया है और कॉर्पोरेटाइजेशन के पश्चात क्वालिटी प्रोडक्शन को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है और आज ये डीपीएसयूज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। आज ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी अच्छा फोकस कर रहे हैं। आज ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। वैसे तो अभी कुछ कार्य बाकी है, पर मैं इतना जरूर आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म के लिए हम प्रयासरत हैं, वह हमें आने वाले समय में काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। साथियों, पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य भी रहा है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम का विकास किया जाए, जो अपनी क्वालिटी के माध्यम से देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी को लेकर प्राइवेट सेक्टर की अपनी एक अच्छी खासी इमेज होती है। किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आज चाहे बड़े प्लेटफॉर्म्स हों या सिस्टम्स, एमएसएमईज हों या स्टार्टअप्स, हमने ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया है जो देश के डिफेंस सेक्टर के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहा है और उसे सशक्त कर रहा है। आज रिलीज होने वाले इंडस्ट्री 4 को भी मैं इसी संदर्भ में देख रहा हूं। यह निश्चित रूप से हमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे एरा में ले जाएगा जहां से हमारे लिए कई नए डायमेंशंस खुलेंगे। इसी तरह जो दूसरे मैनुअल्स आज रिलीज हो रहे हैं हुए हैं, जो एमयू साइन हुए हैं, उनको भी मैं इसी कंटेक्स्ट में देखता हूं। ये सभी प्रयास केवल सरकार के प्रयास नहीं हैं, बल्कि आप सभी का मिला जुला प्रयास इसमें शामिल है, इसीलिए यह संभव हो पा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है, तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट
ब्रांड इंडिया का निर्माण, ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। वेन एवर इन डाउट गो फॉर इंडिया, यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए, यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। किसी प्रोडक्ट की भला फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एस्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। साथियों, मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं, और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स, भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब विकसित देश रीअर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट की डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि यह डिमांड लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में $2,718 बिलियन तक पहुंच गया है, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाहे डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है। और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह बात मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, हमने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है। यदि मैं
आंकड़ों की बात करूं तभी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है और यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेकिन हमें यहां पर रुकना नहीं है, हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक बड़ा है और हमने निर्धारित किया है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को कि इस आंकड़े को बढ़ाकर हमको 50,000 करोड़ तक ले जाना है और 2047 तक जब हम पूर्ण विकसित एक डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़े होंगे, राष्ट्र बनेंगे, उस समय तब तक तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेकर पूरी दुनिया में एक ट्रस्ट डेवलप करें, लोगों का दिल जीतें, लोगों का भरोसा जीतें। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें उस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यह होगा। साथियों, उसके लिए हमें क्वालिटी को लेकर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज तक ही सीमित करके नहीं देखना होगा, बल्कि क्वालिटी हमारी गाइडिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, हमारा यह कल्चर होना चाहिए जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हर डिसीजन, हर डिजाइन और हर प्रोसेस और हर इंडिविजुअल तक अपना इन्फ्लुएंस रखे। हमारा पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जब हम क्वालिटी बेंचमार्क्स को गंभीरता से लेंगे। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि आप लोगों ने क्वालिटी के महत्व को पहचाना है, समझा है और जिस डेडिकेशन के साथ और जिस विचार के साथ आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, वैसे तो आप सभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी आप लोगों को देना चाहूंगा। आप सब तो जानते ही हैं, आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भूमिका कितनी बढ़ गई है, कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इवॉल्विंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ अलाइन करते हुए हमें अपने जो स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को भी अपडेट करते रहना होगा। हमें टाइम बाउंड क्वालिटी एश्योरेंस क्लियरेंसेस पर भी ध्यान देना होगा ताकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर अनवांटेड डिले देखने को न मिले। साथियों, मेरा यह भी मानना है कि हमारी क्वालिटी असेसमेंट एजेंसीज को अपनी डेफिशिएंसीज पर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार इन डेफिशिएंसीज को मॉडर्नाइजेशन और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के द्वारा दूर किया जाए, उस पर भी कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और इस प्रकार नीश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार गैप एनालिसिस करते रहना एक आवश्यक कदम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। और सिक्योरिटी डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में भी संजीव कुमार के रूप में भी एक डायनेमिक आपको सिक्योरिटी भी मिला है, यह भी सौभाग्य की बात है, जो क्रोधित नहीं होते बल्कि मुस्कुराते ही रहते हैं, चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा हो। और साथियों, हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के आपके प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है, जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट के की प्लेयर के रूप में इमर्ज होकर ही रहेगा। यही आज की हमारी कॉन्क्लेव के थीम की प्रासंगिकता है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने रेलेवेंट टॉपिक पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ఆపరేషన్ సింధూర్ లక్ష్యం పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాలేనని, సైనిక స్థావరాలు కాదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ.
ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలకు తొలుత పాకిస్తాన్ తెరలేపిందన్నారు. పహల్గాంలో పాక్ ఉగ్రమూకల దాడితోనే ఇది మొదలైందన్నారు. అంతర్జాతీయ సమాజానికి దాయాది దేశం తప్పుడు సమాచారం అందిస్తోందని చెప్పారు. ఆపరేషన్ సింధూర్కు సంబంధించి కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్లతో కలిసి మరోసారి వివరాలు వెల్లడించారు మిస్రీ. I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization, Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. In fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. This was after the fact that the TRF claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April, and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Issues that have been raised in commentaries, and there's a lot of, as I said, unfounded disinformation and fabrication that has come from across the border. And I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and
as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community. They claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल impartial investigation होना चाहिए, एक joint investigative committee होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed, despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc., were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. These are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and, in fact, defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation.
A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the రైట్ ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర న్యూస్.